सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन और आज हम बात करेंगे अधिशोषण के समतापी वक्र की। तो समतापी वक्र को जानने से पहले चलिए शुरू करते हैं कि हमें देखना क्या है। अरे ये क्या है? ये केमिस्ट्री पढ़ाना है कि मैथ पढ़ाना है? मेरे ख्याल से पहले हमको मैथ पढ़ाना चाहिए। थोड़ा बहुत डरिए मत, मैथ पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए। वो मैथ पढ़ाएंगे जिसका यूज आपको जो है केमिस्ट्री में हो जाएगा। वो मैथ नहीं पढ़ाएंगे जो जनरली आपके बाकी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। तो मैथ शुरू कर रहे हैं हम जो है, और मैथ में हम आज आपको बताने वाले हैं और जो है ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति एक पहले हम लोगों के जब हम लोग पढ़ा करते थे तो वहाँ पे मैथ के 6 बुक हुआ करती थी। तो उस 6 बुक में से एक बुक हुआ करता था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बुक होता था, तो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति करके। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक आता था कि ग्राफ क्रिएट करना। तो ग्राफ, अब ग्राफ कई होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमें ग्राफ बनाना आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज थोड़ी देर के लिए मैथ्स पढ़ लें जिसमें आपको ग्राफ बनाना आ जाए, ग्राफ की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए आप लोगों को। तो ग्राफ में आपको क्या पढ़ना है कि ये जो आपका एक्सिस होता है ये एक्स अक्ष कहलाता है, और ये एक्सिस आपका क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है। और यहाँ पे आपका होता है जीरो जीरो, यानी कि आपका जो है इसे हम जनरली जीरो ही मान लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ भी कहते हैं इसे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास कोई समीकरण y = mx+c है, तो याद रखें कि आपको जब भी कोई भी ग्राफ क्रिएट करना हो तो आप जो है y = mx+c पर ही क्रिएट करेंगे। y क्या है? y दिखा रहा है जो है x अक्ष बेस पर, x दिखा रहा है जो है x अक्ष को, y दिखा रहा है y अक्ष को, यानी ये हमारा y हो। यानी y की जगह जो भी रहेगा उसे हम y लिखेंगे, यानी यहाँ डिनोट करेंगे। ये जो m के साथ x है उसे डिनोट करेंगे यहाँ। और ये जो c है इसे हम कहते हैं अंतःखंड। इसे क्या कहते हैं? अंतःखंड। यानी एक तरीके से, यानी कि ये अंतःखंड कहाँ काटेगा? तो ये अंतःखंड काटेगा y पर। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ की दूरी c हो गई, तो यहाँ पे c, तो यहाँ से लेके एक हम रेखा खींचेंगे, और ये रेखा का जो ढाल होगा, ढाल या फिर इसे हम कहते हैं प्रवणता। तो ये प्रवणता जो होगी वो किसके बराबर होगी? यम के बराबर होगी। ये जान लेंगे। अगर आप ये जान गए, यानी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण हो आपका, उस समीकरण को पहले आप चेंज करिए, y = mx+c से क्या कराइए? कंपेयर कराइए, तुलना कराइए। तो y की जगह जो आएगा उसे आप यहाँ रखेंगे, x की जगह जो, यानी m के साथ जो x की जगह जो आएगा उसे आप यहाँ रखेंगे। c अंतःखंड काटेंगे, और यम जो है उसकी क्या हो जाएगी? प्रवणता आ गई। इन केस जैसे y = mx है, तो जान ले कि अगर ये ग्राफ है अपना, y है और ये x है, तब तो जीरो से कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ c की जगह क्या है? जीरो, तो mx+0। तब ध्यान रखेंगे जीरो से काटेंगे। अगर नहीं है ऐसा तो c अंतःखंड लेते हुए काटेंगे। ये बात हम जो है विशेष रूप से जानेंगे। इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा मैथ पढ़ा दिया आपको। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री हमें पढ़ना है, और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण का समतापी वक्र। यानी हमें पढ़ना है अधिशोषण का समतापी वक्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं अधिशोषण समतापी, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? अधिशोषण समतापी। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि अधिशोषण समतापी क्या होता है। तो अधिशोषण समतापी होता है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में किसी स्थिर ताप पर, यानी कि देखिए यहाँ पे हमें विशेष तौर पर जानना होगा कि स्थिर ताप पर अधिशोषक
अधिशोषक द्वारा अधिशोष की मात्रा, अधिशोषक द्वारा अधिशोष की मात्रा, यहाँ पे हमने क्या कहा कि स्थिरता पे, यानी टेम्परेचर हमारा अगर स्थिर रहेगा तो अधिशोषक द्वारा अधिशोषण की मात्रा जो भी होगा, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे जो भी होगा मान लेते स्मॉल ए है, तो वो डिपेंड करेगा उसके दाब पर, यानी कि उसके किस पर निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करता है। यही घटना हमारी अधिशोषण समतापी कहलाती है। यहाँ पे हम विशेष तौर पर कि अगर ताप हम समान रख देंगे तो आपका जो अधिशोषक द्वारा अधिशोष की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करेगी, दाब, और दाब हमारा क्या है, कैपिटल पी है। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहां ध्यान दीजिए, अधिशोषक द्वारा और अधिशोष की मात्रा, ये दो वर्ड है। अधिशोषक की मात्रा अगर हम इन केस, अधिशोषक की मात्रा अगर हम इन केस क्या मान लें, यम मान लें या फिर यक्स मान लें, यक्स मान लें, तो अधिशोषक भी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये है, ये क्या है, हमारा अधिशोषक है, हमने पहले से ही बता के रखा हुआ अधिशोषक है, और ये इसका पृष्ठ है, पृष्ठ यानी सरफेस है ये इसका, यानी कि पृष्ठ है, पृष्ठ। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई गैस है, गैस, यहाँ पे ध्यान रखें गैस अणु ही लेंगे, तो मान लेते हैं कोई गैस है जो इस समय फ्री मूवमेंट कर रही थी या फ्री थी या फिर हम इंडिपेंडेंट थी, इस तरीके से। अब वो क्या करना, अधिशोषक के द्वारा उसे अधिशोषित करना है। तो यहां ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो खुरदुरा भाग है ना, यहीं पे आके ए फिट होगा, ए ऐसे ऐसे आके यहीं पे फिट होगा, यहीं पे आके फिट होगा। मान लेते हैं कि अगर ये गैसीय अणु जब यहाँ पे आ रहा है और ऑलरेडी पहले से ही कुछ जो है अणुए जो है कहाँ स्थित है, इसके पृष्ठ पर ऑलरेडी स्थित है, यहाँ पे ध्यान दिया, तो अणुए क्या करेंगे, अणुए आएंगी, जो रिक्त स्पेस है जैसे यहाँ, यहाँ आ जाएंगे, फिर दूसरा हो सकता है यहाँ आ जाए, फिर हो सकता है यहाँ आ जाए। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये अणु यहाँ आ गई, ये अणु आ, तो इस अणु को कहाँ जाना होगा, रिप्लेस करना होगा, यानी ये रिप्लेस हो गया और ये जो है चली गई। तो यहाँ से दो घटना है, एक घटना तो अधिशोषित हो रही है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे एक घटना तो अधिशोषित हो रही है, और दूसरी घटना हमारी हो रही है कि विशोषित हो रही है, यानी विशोषण भी दिखा रहा है और अधिशोषण भी दिखा रहा है। अब ये केस क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर स्थिर रख दें तो यहाँ पे हमें साम्यावस्था क्रिएट करनी होगी, साम्यावस्था क्रिएट करनी होगी, जिसमें अधिशोषण की जो दर है वो विशोषण के दर के क्या हो गया, बराबर हो जाए। यानी अधिशोषण की दर, इसमें यहां ध्यान रखेंगे, अधिशोषण की दर किसके बराबर हो जाए, विशोषण की दर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अधिशोषण की दर विशोषण के दर के बराबर, यानी कि यहाँ पे कुछ गैसीय अणु आएंगे और कुछ गैसीय अणु जो है रिप्लेस भी करेंगे, वापस भी निकलेंगे। जो निकलेगा उसे विशोषण कहते हैं, जो आएगा उसे अधिशोषण कहते हैं। ये अधिशोषक है ही, गैसीय अणु हमारा क्या कहलाएगा, अधिशोष कहलाएगा, अधिशोष। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो अधिशोष की मात्रा है वो एक्चुअली में किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि जो सरफेस है, जो पृष्ठ है वो कितना है, यानी अधिशोषक कितना है। मान लेते हैं हमारा एक जो है अधिशोषक है, अधिशोषक जिसकी मात्रा अगर हम कहें कि इसका जो द्रव्यमान है, इस अधिशोषक का द्रव्यमान है वो यम है, क्या है, यम। और मान लेते हैं कोई गैसीय अणु है और वो गैसीय अणु आके यहाँ पे जो है अधिशोषित होना चाहती है, और उस गैसीय अणु का जो यानी अधिशोष है, जो अधिशोष है, ये जो गैसीय अणु है इसका, इसी को हम अधिशोष कहेंगे। तो अधिशोष की मात्रा मान लेते हैं कि कितना है, यक्स। तो अधिशोष की मात्रा यक्स और अधिशोषक के द्रव्यमान यम पर आना चाहती है और आती है, मतलब कि कितनी अधिशोषित हुई, यक्स
किसके सापेक्ष, यम के। तो वही बात है हमारा कि अधिशोषण समतापी क्या कहता है कि स्थिर ताप पर जो अधिशोष की मात्रा यक्स अपान यम है, यानी कि अधिशोषक के द्रव्यमान के सापेक्ष, अधिशोषक के द्रव्यमान के सापेक्ष अधिशोष की मात्रा जो यक्स है वो इस प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, दाब के बराबर होती है, यानी दाब के प्रोपोर्शनल टू होती है। यही हमारा अधिशोषण समतापी है। तो ये केस हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप समझ गए यक्स क्या है, यक्स है अधिशोष की मात्रा, यम क्या है अधिशोषक का द्रव्यमान, और पी क्या है जो बाहर से दाब डाला जाएगा, क्योंकि दाब के ही अकॉर्डिंग उसके अधिशोषण की क्षमता बढ़ती है। ये हमने बताया कि जितना अधिक हम दाब डालेंगे उतना ही अधिशोषण की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा जो है केस। तो ये कंडीशन जो है हमारी अधिशोषण समतापी कहलाती है। अगर हम बात करें कि कितने टाइप में हमें पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप में हमें पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा लैंगम्यूर, म्यूर कैसे लिखेंगे, लैंगम्यूर का अधिशोषण सिद्धांत या अधिशोषण समतापी वक्र, पहला हमें ये पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र। ये दो केस हमें पढ़ने हैं आज, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे जो है लैंगमूर का समतापी वक्र, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो है फ्रेंडलिक का समतापी वक्र। थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इंग्लिश में इसको लैंगमूर ही कहते हैं, इसे फ्रेंडलिज करके कहते हैं। तो फाइन बहुत अजीब वर्ड होता है, तो हम इसे हिंदी पे यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है लैंगमूर समतापी वक्र के बारे में। तो लैंगमूर यानी कि इसमें हमें क्या देखना है, तो नंबर एक है हमारा लैंगम्यूर, जो भी लैंगमूर का समतापी वक्र। हमने यहाँ पे ध्यान, हमने पहले ही बता दिया कि समतापी वक्र में, देखिए समतापी वक्र में हमें क्या क्या जानना होगा। एक तो अधिशोष की मात्रा जिसे हम क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं। फिर जानेंगे अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल यम कहते हैं। हम पढ़ेंगे स्थिर ताप पर, क्या इस पर स्थिर ताप पर, यहाँ पे नंबर 3। नंबर 4 है, यहाँ पे पढ़ेंगे अधिशोषक की दर बराबर होगी, अधिशोषण की दर बराबर होगी विशोषण के दर के बराबर होगी। नंबर 4 यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई जो अधिशोषण का जो दर है, या अधिशोषण का दर स्थिरांक, जो दर स्थिरांक है उसे अगर हम Ka मान लें, और विशोषण का जो दर स्थिरांक है, विशोषण का जो दर स्थिरांक है उसे हम क्या मान लें, Kb, या फिर हम Ka को हम क्या कर दें, स्मॉल a लिख दें अधिशोषण का दर, और विशोषण के दर यानी Kb को हम क्या लिख दें, स्मॉल a। ये मैं आपको इतना कुछ केस बताना चाहता हूं कि समतापी वक्र के लिए आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अधिशोषण की मात्रा यक्स, अधिशोषक का द्रव्यमान यम, स्थिर ताप पर पढ़ेंगे, अधिशोषण और विशोषण की जो दर है उसको आप बराबर पढ़ेंगे, बराबर के तौर पर देखेंगे, और अधिशोषण की जो दर स्थिरांक है उसे Ka और स्मॉल a देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि अधिशोष की जो मात्रा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैंगमूर का समतापी वक्र पहले तो क्या सिद्धांत प्रस्तुत करता है, तो ये करता है कि स्थिर ताप पर जो अधिशोष की मात्रा व अधिशोषक के द्रव्यमान का अनुपात, यानी अधिशोष की मात्रा तथा अधिशोषक का द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात जो कि क्या होता है,
यक्स अपान यम होता है। तो अधिशोष की मात्रा तथा अधिशोषक का जो द्रव्यमान क्या होता है, इस यक्स अपान यम होता है, अनुपात जो होता है उसका यक्स अपान यम होता है, वो उसके साम्यावस्था, उसके साम्यावस्था दाब के समानुपाती होता है या के बराबर होता है, के बराबर होता है। यहाँ पे हमने ये जाना। तो स्थिरता पर सारा केस है, लैंगमूर का ये सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। इसका जो मैथमेटिक्स इक्वेशन आता है वो आता है यक्स अपान यम इक्वल टू ए पी अपान 1 प्लस स्मॉल बी पी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि यक्स अपान यम इक्वल टू के ए इंटू पी अपान 1 प्लस के बी इंटू पी। तो जो भी मैं यहाँ पे ए और बी को लेकर जानना चाहूँगा, ये आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या था। तो स्मॉल ए आप जान ही रहे हैं कि के यानी अधिशोषण का दर स्थिरांक कहलाता है, और स्मॉल बी जो है वो विशोषण का दर स्थिरांक कहलाता है। इसको आप विशेष रूप से देखिए, ध्यान रखिएगा। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ये प्रूफ हो सकता है, लेकिन प्रूफ का सिलेबस अपने सिलेबस में नहीं है, अपने जो है पाठ्यक्रम में ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं इसे प्रूफ करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने बता दिया ना, तो ये बोर्ड में इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना, तो मांगता है, और कंपटीशन में तो देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन आने, तो ऑप्शनल क्वेश्चन पे भी आपको जो है प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विशेष रूप से अगर आप लोगों का वो इच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर इसका प्रूफ का भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारी जो है लैंगमूर का समतापी वक्र आ गया, यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी अपान 1 प्लस के बी इंटू पी। इस तरीके से आप लिखने के बाद आगे आप बढ़ेंगे कि हमने बता दिया कि अगर यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी अपान 1 प्लस के बी इंटू पी, अगर हम इसको ध्यान रखें तो इसका जो हमारा वक्र होगा, तो वक्र देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे दो टाइप के वक्र निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। एक तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कि यक्स अपान यम अपान कैपिटल पी, यानी पी को बटे में भेज दिया तो यहाँ पे आ गया के बटा 1 प्लस के बी इंटू पी। अब हमने क्या किया कि व्युत्क्रम ले लिया, अंश को हर में और हर को अंश में, तो पी अपान यक्स अपान यम इक्वल टू 1 प्लस के बी इंटू पी अपान के आ गया। तो या फिर हम लिखेंगे कि पी अपान यक्स अपान यम इक्वल टू 1 अपान के प्लस के बी अपान के इंटू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि इस तरीके का आया। तो अब हम इसे तुलना कराएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया था y बराबर यम एक्स प्लस सी से तुलना कराना होगा। तो c की जगह तो हमें दिख रहा है क्या आ गया 1 अपान के। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ खींचूं तो यहाँ से अगर एक वक्र निकलेगा तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी के। तो ये चला गया। अब हमारा जो mx है, तो यम देखिए यम के कंपेयर में कौन है के बी अपान के है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम प्रवणता जो होगी यम वो किसके बराबर होगी के बी अपान के, यानी विशोषण का दर स्थिरांक बटा अधिशोषण का दर स्थिरांक। P यानी यक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो यक्स हमारा क्या आ गया, यक्स की जगह क्या आ गया कैपिटल P, और y हमारा जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा P अपान यक्स अपान यम को, यानी इसका ये हमारा पहला ग्राफ निकल के सामने आया कि ये ग्राफ बनेगा। इसे बहुत अच्छे ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने कह दिया कि हमेशा y बराबर यम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, सी अंतःखंड काटेगा, वहीं से एक रेखा खींच देंगे, प्रवणता बता देंगे, यक्स की जगह जो रहेगा उसे लिख देंगे और वाई की जगह जो रहेगा उसे लिख देंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते, एक और ग्राफ इसका हम बना सकते हैं कि यक्स अपान यम को ही 1 अपान यक्स अपान यम लिख दें, यानी बटे में भेज दें। तो 1 प्लस के बी इंटू पी अपान के इंटू पी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपान यक्स बटा यम इक्वल टू ये 1 अपान के ए इंटू पी बराबर प्लस
यहाँ पे देखिए के बी इंटू पी अपान के इंटू पी, तो पी पी कैंसिल हो जाएगा तो के बी बटा के आएगा। यहाँ पे क्या है के बी बटा के। तो इस तरीके से भी हम जो है यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं। तो सी की जगह हमें क्या दिख रहा है के अपान, तो सी की जगह दिख रहा है 1 अपान के इंटू पी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 1 अपान के इंटू पी। यहाँ पे हाँ एक चीज था, यहाँ पे 1 अपान के लिखना था हमें 1 अपान के, क्योंकि सी की जगह क्या है 1 अपान के। यहाँ पे सी की जगह क्या है 1 अपान के इंटू पी। और अंतःखंड मान लेते हैं यहाँ तक काटा हुआ है, और यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी, और ये जो रेखा होगा माफ करिएगा, अंतःखंड के बी अपान, ये जो सी है, ये सी आ रहा है के बी अपान के बी अपान के का अंतःखंड काट रहा है, और हमने रेखा खींच दी। इसकी प्रवणता यानी ये प्रवणता जो होगी यम जो होगा वो होगा 1 अपान के। क्या होगा 1 अपान के। 1 अपान के साथ कौन है यक्स, यानी यक्स के स्थान पर 1 अपान पी आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा ऊपर जो जा रहा है वही वाई की जगह हो जाएगा 1 अपान यक्स अपान यम। तो ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा हमारा। दो ग्राफ आ गए कि इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ आपको एक एक नंबर में दो दो नंबर में पूछ सकता है, लैंगमूर का भी पूछ सकता है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 फ्रेंडलिक का जो है समतापी वक्र। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है नंबर 2 फ्रेंडलिक का समतापी वक्र। अब फ्रेंडलिक का समतापी वक्र क्या है उसे हम जो है अच्छे से समझ लेंगे। तो फ्रेंडलिक क्या कहता है कि जो अधिशोषी की मात्रा व अधिशोषक का जो द्रव्यमान है, यानी पहले तो लिखेंगे स्थिर ताप पर। अच्छा, फ्रेंडलिक का समतापी वक्र का जो सिद्धांत पहले हम देख लेते हैं सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है कितने बातों को फॉलो करता है, 2 बातों को फॉलो करता है। 2 बात या फिर हम कहें कि 3 बातों को भी, लेकिन तीसरा तो रिजल्ट निकलता है। पहले हमें इसके 2 केस को समझ लेंगे। एक केस है कि भाई जो समतापी वक्र का जो सिद्धांत है कि यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा पी होगा। कहते ये पी फ्रेंडली क्या कहते हैं कि जब हम प्रेशर लगाते हैं, जब हम जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है क्या है अधिशोषक है, अधिशोषक है, और यहाँ पे हमारे क्या आ गए अधिशोष आ गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या डाला एक प्रेशर डाल दिया। ठीक है, तो प्रेशर डालने का तात्पर्य यह हुआ कि जब स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में पी जितना अधिक होगा यक्स अपान यम उतना ही अधिक होगा। ये बात हमें समझ में आती है। अब कह रहा है कि लेकिन एक मैक्सिमम यानी अधिकतम दाब अगर हमने लगा दिया, यानी कि एक ऐसा रेंज का दाब हमने लगा दिया, अब उस दाब से चाहे जितना भी ज्यादा दाब हम बढ़ाएं, यक्स अपान यम जो है वो क्या हो जाता है नियत हो जाता है। यानी अब दाब चाहे जितना अधिक लगाया जाए, जो यक्स अपान यम है यानी कि अधिशोष की मात्रा और अधिशोषक के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। यानी कि अब दाब पर निर्भर नहीं करेगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा कि दाब पर निर्भर नहीं करेगा। वो कौन सी कंडीशन आती है निर्भर नहीं करेगा, कौन सी कंडीशन अधिकतम दाब, यानी प्रारंभिक दाब पर जितना अधिक दाब हम डालेंगे उतना ही यक्स अपान यम की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 स्थितियां हैं और 2 स्थितियों से हम चलेंगे। नंबर 1 स्थिति आती है, स्थिति नंबर 1 प्रथम स्थिति, यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम स्थिति। इसमें लिखेंगे हम कि प्रारंभिक दाब पर यहाँ पे लिखेंगे स्थिर ताप पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्थिर ताप पर अधिशोष की मात्रा तथा अधिशोषक का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू पी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम पी लिख सकते हैं या फिर यक्स अपान यम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के इंटू पी लिख सकते हैं, और पी की पावर हम यहाँ पे 1 दिखा सकते हैं। दूसरी स्थिति हमारी क्या आएगी,
द्वितीय स्थिति क्या आएगी, द्वितीय स्थिति इसमें आ जाएगा आपका अंतिम दाब पर, यानी कि अधिकतम दाब पर, अधिकतम दाब पर, यानी कि एक ऐसा रेंज जहां पे हमने दाब अब लगा दिया है। तो उस स्थिति में चाहे टेम्परेचर तो हमारा स्थिर ही रहेगा, स्थिर ताप पर जो रिजल्ट हमारा निकल के आया कि जो अधिशोष की मात्रा अधिशोषक के द्रव्यमान के जो सापेक्ष है वो अब दाब के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, यानी पी की पावर कितना हो जाएगा, 0। और उस स्थिति में हम देखेंगे तो यक्स अपान यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी की पावर। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे देखिए कांस्टेंट तो है नहीं, तो यहाँ से बनेगा, ये तो आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसे यक्स अपान यम मान लें y और इसे हम p मान लें तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें कि ये p है और ये यक्स अपान यम है, तो यहाँ के लिए तो हमें कुछ ऐसी स्थिति नजर आएगी कि यहाँ पे दाब चाहे जितना बढ़ा दीजिए, यक्स अपान यम की वैल्यू अगर इतनी है तो वो इतनी की इतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब पर उसका कोई भी असर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरी स्थिति निकल आ रही है, तो तीसरी स्थिति हमारी रिजल्ट की है। तो जो हम तीसरी स्थिति है यानी कि तृतीय स्थिति, जिसे हम क्या कहेंगे, परिणाम कहेंगे। परिणाम यानी हमें परिणामतः क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ यानी वक्र हमारा किस तरीके से आएगा कि अगर हमारा जो है ये यक्स अपान यम है और ये पी, तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति पर जाकर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति पर यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 होगा, और इस स्थिति पर यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 0 होगा। तो प्रेशर जो है वो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसको हमने यहाँ से इतना, तो ये जो कर्व ले रहा है इतना और इतना, यहाँ से कर्व लेना शुरू किया है, यहाँ तक तो जाकर वो उसी स्थिति पे रह गया। यहाँ से यहाँ तक के लिए द्वितीय स्थिति है और ये अपनी तृतीय स्थिति है जहाँ पे ये कर्व ले रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि यक्स अपान यम इक्वल टू के तो रहेगा ही रहेगा, तो पी की पावर क्या होगा, पी की पावर होगा कि 1 से ज्यादा और 0 से कम, यानी कि हम यहाँ पे अगर 1 अपान n ले लें, ये हमारी तीसरी स्थिति है कि अगर हम 1 अपान n ले लें तो हमें ये तीसरी स्थिति का जो है परिणाम प्राप्त होगा कि प्रथम ये है द्वितीय और ये परिणाम है तृतीय। तो ये ओवरऑल जो तृतीय परिणाम है, यही हमारा जो है इक्वेशन बनेगा कि यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 अपान एन, या फिर हम लिख सकते हैं यक्स अपान यम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपान एन। ध्यान रहे 1 अपान एन की वैल्यू जो है वो 0 से अधिक रहेगी, 1 अपान एन जो है 0 से अधिक रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा, कम। 0 से अधिक रहेगा या फिर 1 से कम, यानी 0 से 1 के बीच में रहेगा 1 अपान एन। या फिर हम लिखें कि n की वैल्यू क्या रहेगी, तो n की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी और इनफाइनाइट से कम रहेगी। ये भाई जाहिर सी बात है कि अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें 0 या 1 अपान n इक्वल टू 0 रखना है, तो n की जगह हमें क्या रखना होगा, इनफाइनाइट, तो 1 अपान इनफाइनाइट ही क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो स्थितियां जो n है हमारा एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगी, या फिर 1 अपान n की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 के बीच होगी। और हमारा ग्राफ क्या बनेगा, हमारा ग्राफ ये बनेगा, या फिर हमारा वक्र क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे हमारा ये यक्स अपान यम है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये यक्स अपान यम और ये प्रेशर है। तो ये चीज़ें हमारी जो है ग्राफ निकल के सामने आई, इसे आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक और केस अगर आ सकता है, यानी कि दूसरा ग्राफ हम क्या बना सकते हैं, यानी चलिए दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो अभी तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ कि यक्स अपान यम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 अपान एम। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लाभ लेते हैं। लाभ लेने
पर तो दोनों पक्षों का लाग ले लिया हमने, लाग यक्स अपान यम इक्वल टू लाग के प्लस लाग पी की पावर 1/n कहाँ जाएगा आगे, 1/n आगे आ जाएगा। अब इसकी तुलना हम करा देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की जगह क्या आ गया, लाग के, यानी यहाँ पे हमारा जो दूसरा ग्राफ निकल के सामने आएगा कि c की जगह लाग के का अंतःखंड काटा है और लाग के मान लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ से हमने आगे बढ़ाया, तो ये ग्राफ हो जाएगी हमारी y यानी लाग यक्स अपान यम, और 1/n की प्रवणता काटेगा, यानी प्रवणता जो है हमारी क्या हो जाएगी, प्रवणता यम जो है वो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और यक्स की जगह क्या आया है, लाग पी आया है कंपेयर करने पे, तो यक्स की जगह आ गया लाग पी, और ये हो जाएगा हमारा दूसरी स्थिति का ग्राफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंडलिक का ये भी जो इक्वेशन है ये भी जो है क्या सिद्ध किया जा सकता है, अगर आप लोग चाहेंगे कि फ्रेंडलिक और लैंगमुर के जो सिद्धांत है उनको हम प्रूफ करके दिखाएं, उनके समीकरण को प्रूफ करके दिखाएं, तो आप कमेंट करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसे जो है ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।